हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी 2023 में आने वाली है फ्रेंड्स, उसके लिए बिहार दरोगा में पिछले 14 वर्षों में जितने भी पॉलिटी के यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं 2008 से लेकर के 2022 तक। देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार 2213 पदों पर बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आई हुई थी उसका पीटी एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में लिया गया था और मेंस अप्रैल 2022 में लिया गया था। तो वहाँ तक बिहार दरोगा में जितने भी पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले मैंने आपको इतिहास वाला यानी कि हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे अब तक बिहार दरोगा में, उनको मैंने आपको कवर करा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का निशान है, बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा में अब तक जितने भी पॉलिटी के यानी कि भारतीय संविधान के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री का कवर करा दिया था, जितने भी इतिहास के प्रश्न बिहार दरोगा में अब तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में 4 से 5 घंटा का समय मैंने दिया हुआ है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवा दूंगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किस अनुच्छेद में। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। अध्यादेश जो है एक ऐसा कानून है जिसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तभी प्रख्यापित किया जाता है जब भारतीय संसद सत्र में नहीं होती है। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। तो 123 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फजल अली आयोग संबंधित है, बताइए। देखिए 1953 में यानी कि 1953 में, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी और इसने सांस्कृतिक परिदृश्य विशेष रूप से भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन कार्रवाई की अनुशंसा की। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, राज्यों के पुनर्गठन से। बिहार दरोगा की पिछले वर्ष जो 2213 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कराई गई थी। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। देखिए निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यहाँ देखिए मिट गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बना लीजिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि कमेटी यहाँ पर लिखा गया है, कमेटी देख सकते हैं आप। बताइएगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको याद भी होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया। और ये जो 42वां संविधान संशोधन था, इसी के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया। और वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। इसको भी आप जरूर निश्चित रूप से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। उसके बाद देखिएगा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत का संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1937 में भारत में स्थापित एक न्यायिक निकाय था। भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि गलत उल्लिखित है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसके माध्यम से 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। शिक्षा, वानिकी, वन्य जीवन एवं पक्षी संरक्षण,
न्याय प्रशासन, बाट एवं माप। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका वन और यहाँ पर स्थानीय सरकार जो दिया गया स्थानीय सरकार नहीं है, इसलिए ये वाला जो युग्म है यह आपका सुमेलित है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है, बताइए। तो देखिए मैक्स वेबर के अनुसार प्रारंभिक सत्ता का स्रोत कानून होता है। कानून की सत्ता को वैधता प्रदान, कानून जो है कानून की सत्ता, कानून ही सत्ता को वैधता प्रदान करती है, तो ये आपका कानून हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। शून्यकाल का जो है आशय क्या है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, शून्यकाल पूछा गया है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए शून्यकाल जो होता है यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यसूची अर्थात सदन का नियमित कार्य शुरू नहीं हो जाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा इसका, बताइए। करेक्ट आंसर सभी ऑप्शन को मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद की गणपूर्ति जो है यह निश्चित है, तो ये आपको पता है कि सदन की सदस्यता का 10वां भाग, तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि यहाँ मिलान करना है आपको। ठीक है, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। ग्राम पंचायत का गठन जो है ये किस में है, तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है। समान नागरिक संहिता ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन जो है ये आपका अनुच्छेद 48 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण ये जो है फ्रेंड्स किस में है, अनुच्छेद 50 में है। तो फिर से मैं मिला देता हूँ, ग्राम पंचायत आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता 44, कृषि और पशुपालन 48 और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसे वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। ध्यान से सभी ऑप्शन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को राज्यों की विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत यानी कि 2/3 से पारित होना अनिवार्य है। विधान परिषद राज्यसभा की तरह एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय संविधान का या के कौन सा या कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए नागरिकता जो है भाग 2 में है, किस में है, भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख किस अनुसूची में है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलेंगे। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में हुआ था। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया और दल बदल विरोधी प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। अच्छा, 9वीं अनुसूची में क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची की अगर बात करें तो यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया।
और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में जो है ध्यान देंगे, 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? इसमें से देखिए, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें से चुनाव सुधार से जो संबंधित समिति है ये दिनेश गोस्वामी समिति है। अच्छा, चुनाव सुधार से संबंधित कुछ और समिति है जैसे कि इंद्रजीत गुप्ता समिति, तारकुंडे समिति, इन सब का भी नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति, ये पंचायती राज से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, उपाध्यक्ष सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही दिया गया है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, ये भी सही दिया गया है। ऑप्शन डी देख लीजिएगा कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, यही गलत दिया गया है। वह प्रथमतः मत नहीं देगा, जब वह पीठासीन अधिकारी है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार रहता है, यानी कि वह निर्णायक मत दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत है और ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्य विधायिका में धन्य विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? अब यहाँ देखिए राज्य विधायिका है तो ऑब्वियसली राज्यपाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, राज्यसभा धन्य विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो यह 14 दिनों के लिए, ठीक है, 14 दिनों तक इसको लंबित रह सकती है। अगर इसको लौटाना है तो 14 दिन के अंदर लौटा देगी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम का निषेध किया गया है, बाल श्रम का। अनुच्छेद 25 में क्या है? तो इसके तहत अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम लोकपाल तो ये PC घोष हैं, पिनाकी चंद्र घोष, राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो फ्रेंड्स, यह 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में हुआ था। इसको लघु संविधान, हिंदी में लघु संविधान, अंग्रेजी में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, तो वह कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? एवं उक्त निर्धारित समय में, मतलब जितने दिन के लिए मतलब नियुक्त किया गया है उसमें पूछा गया है कि उक्त निर्धारित समय में उस राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी विधायिका का, राज्य विधायिका का, चाहे वह विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसका सदस्य नहीं है, चाहे वह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, तो वह कितने दिनों के अंदर उससे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेना आवश्यक होता है? तो ये 6 माह, ठीक है, 6 माह हो जाएगा, अन्यथा उसे वह पद छोड़ना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में यहाँ बना लीजिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। अच्छा, 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, ध्यान है आपको। अच्छा, वर्तमान में अगर मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाएगा कौन है, तो राजीव कुमार हैं। अच्छा, इस वर्ष की थीम क्या थी? नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थी। 2022 की थीम थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सी है? तो यह सर्वोच्च निकाय संसद है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है?
भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये बात आपको भी पता है। और 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है, कौन कौन से? तो 3 प्रकार के जो न्याय हैं ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें से देखिए कानूनी नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है, यानी कि रिट पूछा गया है कि कौन सा जो रिट है उसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 226 है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है और 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। 32 जो है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, तो इसमें से आपका व्यादेश नहीं होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। तो यह जो समिति है यह कौन सी समिति है जिसमें सत्ताधारी दल के सदस्यों में से उसका अध्यक्ष चुना जाता है? तो यह प्राक्कलन समिति है। अच्छा, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य केवल लोकसभा से ही होते हैं। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, इसमें से 15 सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, और लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है विपक्षी दल का नेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य जो है ये संविधान के भाग 4A या भाग 4 क कह लीजिए हिंदी में, इसी में है। और अनुच्छेद 51 क में इसको रखा गया है, या अनुच्छेद 51A कही अंग्रेजी में इसमें रखा गया है। टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो 11 हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसके तहत ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको रखा गया है संविधान में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री, तो भारत में प्रधानमंत्री जो होते हैं ये नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 75 के अनुसार। अनुच्छेद 75 जो है इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से देखिए रक्षा संघ सूची में है, रेलवे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। स्थानीय स्वशासन जो है ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे? 17वां लोकसभा चुनाव जो है ये 7 फेजेज में हुआ था, 7 चरण में हुआ था। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, हो सकता है इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि आर्टिकल जो है यह 26 है। 24 के बारे में भी मैंने बताया था, बाल श्रम निषेध है। 23 भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मानव व्यापार और दुर्बलात जो है ये सब दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद हुआ था 9 दिसंबर के बाद कब? तो 11 दिसंबर को। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये दिसंबर 1946 हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा। देखिए संविधान का जो आर्टिकल 63 है इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जो इसमें से नहीं है वो सीधे मैं आपको बता देता हूँ। भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। लोकसभा नहीं, राज्यसभा होगा यहाँ पर। ठीक है, राज्यसभा होगा, तो यही वाला गलत है। बाकी वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, ये भी सही दिया गया है। तो सही नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, तो अनुच्छेद 23 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें राष्ट्रपति को दी गई है। यहाँ पर देखेंगे संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अच्छा, प्रारूप समिति जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। टोटल 7 सदस्य थे इसमें। कौन कौन से, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे ये अध्यक्ष थे, के एम मुंशी थे, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, उसके बाद बी एल मित्र थे और डीपी खेतन थे। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, तो ये 4 राज्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कि सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन पढ़िएगा, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। उसके बाद आगे पढ़िए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए। और आखिरी ऑप्शन जो है, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो ये वाला ऑप्शन डी जो है यह आपका सही दिया गया है। ठीक है, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आइएगा, देखिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं और वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 280 में दिया गया है। आगे इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, तो यह कौन सा 44वां संविधान संशोधन, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए सूची दिया गया है, मिलान करना है। देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका का अधिकार पत्र हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व ये आयरिश संविधान आयरलैंड से लिया गया संसदीय, ब्रिटेन की संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध यानी कि संघात्मक जो है कनाडा के संविधान से। तो इसका राइट आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, मेरे ख्याल से 4 3 1 2 हो जाएगा। एक बार यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए द्रौपदी मुर्मू भारत की, देखिए द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति बनी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 15वें राष्ट्रपति बनी है व्यक्तिगत तौर पर। आप चाहें तो जा करके नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं, जहाँ मर्जी आपकी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारत किस, अच्छा ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य की राज्यपाल रही थी, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया, सभी को पढ़िएगा। देखिए उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, करेक्ट है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, सही है। उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, सही है। यानी कि तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। तो ए बी और सी, यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ए बी और सी तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें देखिए इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, सही है। तो ए और सी इसका सही होगा, तो केवल ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इसका गठन किया जाता है। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी जिसको हम लोग कहते हैं, संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, तो इसको रखा है आर्टिकल 21 के अधीन। अच्छा, आर्टिकल 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख, तो यह आर्टिकल 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं ये सुमन बेरी हैं। कौन है, सुमन बेरी हैं, याद रखेंगे, बहुत ही यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। और अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ पर देखिए पंजाब में नहीं है।
अगला प्रश्न हमारा कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बनी थी? इसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना है तो आप यहाँ पर कमेंट में एक्सप्लेन भी करके बता सकते हैं इसका आंसर, कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, मैंने आपको बताया था कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ इसके तहत जो है जोड़ा गया संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में। टोटल कितने वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो यह कथन जो है यह जर्मन विचारक हेगल का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो यह प्रस्ताव जो है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। भले ये अस्थायी सदस्य ही क्यों न थे, लेकिन पहले अध्यक्ष यही थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे लेकिन पहले अध्यक्ष थे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय, उसके बाद देखिए थोड़ा सा जान लीजिए, ये 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी इसी में ये अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो पहला पूछा गया तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? ये आपको भी पता है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? अच्छा, नागरिकता का प्रावधान जो है यह संविधान के किस भाग में है बताइए? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए नागरिकता का जो प्रावधान है यह संविधान के किस भाग में है? तो ध्यान रखना आपको, संविधान के भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में है। क्लियर है? चलिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा अधिगृहित संपत्ति। ठीक है, आवश्यक नहीं है। बाकी वंशानुक्रम, जन्म और देशीयकरण ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो ये ऑब्वियसली उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है? तो ये मूल अधिकार जो है ये 15 है अनुच्छेद, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और 29। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, वंश इन सब के आधार पर भेदभाव का निषेध है। 16 में क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। 19 में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार। और 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों की हितों का संरक्षण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसमें से सही कथन आपको चुनना है। देखिए, राज्यसभा में यहाँ पहले 12 बनाइए आप। ठीक है, पहले यहाँ पर आप 12 बना लीजिए, क्योंकि इसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ। 11 सदस्य जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति को मनोनीत करते हैं, ये गलत है, 12 करते हैं। प्रत्याशी जो उसी राज्य का होना चाहिए जहाँ से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है ये भी आपका गलत दिया गया है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, तो अब ये खत्म हो गया, पहले होता था। ठीक है, तो पहले ये होता था, अब ये भी खत्म कर दिया गया, एंग्लो इंडियन वाला। यहाँ पर अगर आप 12 बना लेंगे तो ये वाला प्रश्न जो है, ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें से कोई सही नहीं दिया गया है, लेकिन अगर यहाँ पर आप 12 बनाते हैं तो ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा सही कथन चुनना है इसमें से। अब यहाँ पर देखिए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल है। संविधान का अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र किया गया। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, गलत है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल ये भी सही दिया गया। एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये 5 सदस्यीय आयोग है, तो ये भी सही दिया गया है। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है, ये भी गलत है। तो सही पूछा गया तो सही ए भी है और सी भी मेरे हिसाब से सही है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो ये 25 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा में कितना है? तो 250 है। तो गणपूर्ति कितना हो जाएगा? 1/10 होता है ना, तो देख लीजिए 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की प्राक्कलन समिति। तो यह अस्थायी समिति होती है। प्राक्कलन समिति के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें 30 सदस्य होते हैं केवल लोकसभा से। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ये गलत है।
बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है, ये भी गलत दिया गया है। ठीक है, ये भी जो है गलत दिया गया है, ये योग्यता निर्धारित नहीं किया गया, संसद के अधिनियम द्वारा ऐसा बनाया गया है, तो ये भी गलत है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, बिल्कुल सही है। NK सिंह अध्यक्ष हैं, संविधान का अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, ये भी सही है। तो गलत चुना गया, पूछा गया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो मेरे हिसाब से ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, इसके द्वारा नहीं किया गया, ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि चीन से कंपनी का चाय का व्यापार सुरक्षित है, इसको ध्यान रखेंगे, ये सही दिया गया है। ठीक है, तो अंग नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय इनकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र कितनी है, तो ये फ्रेंड्स 65 वर्ष है। ठीक है, 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा बाकी सभी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, राजदूत, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा अन्य प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, तो ये निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग करता है। बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन हैं, तो नीतीश कुमार जी हैं, ये 8वीं बार अभी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। आरजेडी के साथ इन्होंने गठबंधन किया हुआ है, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन है, और ये 8वीं बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। 8वीं बार, ये 8वीं बार आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष, यहाँ थोड़ा संघ बना लीजिए, संघ का कार्यकारी अध्यक्ष ये राष्ट्रपति होगा, और अगर प्रश्न में राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष पूछा है तो राज्य का, उस राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल होता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो ये भी मैंने बताया 250 होती है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर आसीन थे, तो ये बिहार के थे। अभी मैंने द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपसे पूछा है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। बिहार का द्वितीय राजभाषा, तो द्वितीय पूछा है तो उर्दू हो जाएगा, राजभाषा हिंदी है, द्वितीय उर्दू। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन था है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उस जो संबंधित राज्य है वहाँ के राज्यपाल के द्वारा, तो ये बिहार के राज्यपाल हो जाएगा क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री पूछा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, यहाँ देखिए उपराष्ट्रपति पूछा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति में लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यहाँ पार्लियामेंट ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद देखिए मुख्य न्यायाधीश का अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो अब ध्यान रखना है आपको, यहाँ ऑप्शन गलत दिया गया है, यहाँ पर आप बना लीजिए, यहाँ पर 34 इसको बना लीजिए, ये 24 की जगह पर 34 एक ऑप्शन बनाइए। अभी वर्तमान में क्या है कि 33 जो है न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, तो इस प्रकार से टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई, 34 हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि भारत है एक, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं, तो लोकसभा के हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, अब राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति पार्लियामेंट भी होगा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट हो गया और राज्यों की विधानसभा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायती राज लागू किया गया था, तो यह पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उपचुनाव कराया जाता है तो कभी भी करा लिया जाता है। अब देखते हैं कि जो इलेक्शन कभी कभी बीच में होता है उपचुनाव, ये कभी भी हो जाता है, जहाँ सीट खाली रहता है, अगर वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के सांसद हैं, अगर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर वो त्याग पत्र दे देते हैं, तो उस कंडीशन में कभी भी होता है। उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है, राज्यसभा तो 25 सदस्य हो जाएगा, दोबारा से ये रिपीट हुआ है। भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया, हिंदी को अपनाया गया था 1949 में। ठीक है,
14 सितंबर 1949 को, याद रखेंगे। राजभाषा देवनागरी में लिखी गई हिंदी भाषा है। उसके बाद लिखिएगा कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो बिहार में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, पंजाब में नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा 6 राज्यों में है, मैंने आपको बताया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय इनमें से वित्त आयोग है, क्योंकि आर्टिकल 280 अनुच्छेद जो है संविधान का, उसमें इसका जिक्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही दिया गया है? अब देखिए लोकसभा के बारे में, यहाँ पर भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का यह ऊपरी सदन है, गलत दिया गया है, निचला सदन है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम संख्या 545, ये भी गलत है, अधिकतम 550 हो गया, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है, क्योंकि अब ये हटा दिया गया, इसीलिए अब ये 550 हो गया, क्योंकि पहले 552 था, अब ये 550 हो गया है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। लोकसभा के सदस्य 4 वर्षों के लिए अपना सीट रखते हैं, ये भी गलत, 5 वर्षों के लिए। तो कोई भी इसमें सही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप निचला सदन बना लेंगे, सपोज मैंने सब कुछ बता ही दिया आपको, तो ये वाला सही होगा। यहाँ अगर आप 550 बना लेते हैं तो ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ अगर 5 वर्ष बना लेते हैं तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर गलत कथन ये वाला हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, मैंने बताया था अभी कि आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो मिनी संविधान, लघु कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, भारत का महान न्यायवादी, सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान न्यायाधीश को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। भारत के प्रथम महान न्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। वर्तमान में R वेंकट रमनी हैं। ये सब ध्यान रखना आपको। उसके बाद कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो यह उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य मंत्री परिषद, तो यह विधानसभा के प्रति। वही अगर केंद्र में पूछता तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो क्योंकि अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है, तो ये राष्ट्रपति हटा सकता है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1916 में हुई थी, 1916 में। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा की 40, राज्यसभा का पूछेगा तो कितना बताइएगा? राज्यसभा का 16, कितना है? राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा का 243 है। विधान परिषद का 75 है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा। अब प्रश्न पढ़िएगा बढ़िया से। राज्यसभा, कभी कभी आपको जल्दीबाजी में लोकसभा पढ़ा जाएगा, तो राज्यसभा 30 वर्ष और लोकसभा 25 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो यह महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा संसद हटा सकता है। उसके बाद देखिए एक व्यक्ति जो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसकी उम्र 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। चुनाव लड़ना चाहता है वो, ठीक है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि R वेंकट रमनी निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर आसीन है? तो अभी मैंने बताया आपको अटॉर्नी जनरल